सेठ सियन इंडिया स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत मैं डीआर मिश्रा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि आर्थिक वृद्धि की परिभाषाएं पढ़ी, उसकी मर्यादाएं पढ़ी, आर्थिक विकास की परिभाषाएं, मर्यादाएं पढ़े, लक्षण पढ़े, दोनों के बीच में अंतर हुआ। दोनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं विश्व के लिए कि वृद्धि और विकास। कुछ देश होते हैं कि विकास को सबसे अधिक महत्व देते हैं। तो पूरा विश्व के देशों में ये हमेशा ये प्रश्न उठता है, बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी विकास किसको कहोगे, जबकि हमने आपको पढ़ा है कि विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि विकास वह टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है कि आज अगर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो तो कल वो दूसरा कार्य होता है। उदाहरण के रूप में मैं बताऊँ आपको, जैसे आज कोई बहुत अच्छा मोबाइल लाया हो, आज 4G का लाया मोबाइल, कल 5G 6G अगर बाजार में आता है तो दिस नई टेक्नोलॉजी का बाजार में आया है। दूसरा उदाहरण बच्चों, जैसे आप बहुत अच्छी कार लाए हो, दूसरा आपसे अच्छी कोई कार लाया है तो आपसे ज़्यादा डेवलपमेंट उनको हुआ, दैट कॉल्ड मी डेवलपमेंट। इस प्रकार से विकास को मापा नहीं जा सकता। अब प्रश्न उठता है कि विकास कैसे हो, विकास को कैसे आप जानते हो, विकास की गणना कैसे कर सकते हो, विकास को कैसे माप सकते हो। विकास की मापने की बात आई तो जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत पैसे वाला है लेकिन ये पैदल चल रहा है, तो बोले आपके दिमाग में बहुत गरीब जैसी स्थिति होती होगी। दूसरा, यार ये बहुत गरीब है लेकिन रहन सहन इसका ऊंचा है, आदमी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, तो आपके दिमाग में ये हमेशा ये भ्रम रहेगा कि एज डेवलपमेंट कौन है, ग्रोथ कौन कर रहा है और डेवलपमेंट कौन कर रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमेशा होता है। आप देखिए, जो गरीब वर्ग हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। आपके पास शायद वो मोबाइल नहीं होगा जो उन लोगों के पास होगा, तो दैट कुड बी डेवलपमेंट। यानी कहते हैं कि इच्छाएं के आधार पर होती है। विश्व विकास रिपोर्ट कहता है कि आर्थिक विकास हमेशा आधारभूत मूलभूत आवश्यकताओं को आधार पर ध्यान में रखता है, जिसमें होता है कि व्यक्ति की प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका जीवन स्तर, इन सभी के आधार पर एक समन्वय बनाया जाता है कि जिसके आधार पर वह विकास करे। अगर ऐसी स्थिति उसकी बढ़ती है तो दैट कॉल मी डेवलपमेंट। और ये कहते हैं कि वृद्धि कही जाती है और विकास भी कहा जाता है कि देश की प्रवर्तमान स्थिति लंबे समय तक अंतराल स्थगित हो फिर भी देश आर्थिक वृद्धि करके वृद्धि दर को बनाए रखने की क्रिया को आर्थिक विकास कहते हैं। इसलिए आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जिस समय आप तेजी से प्रतिदिन कोई कार्य करते हो, विकास करते हो, तो अपने आप विकास हो जाता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण बताऊंगा आपको। जैसे आपके घर में बहुत सारे लोग आरती करते होंगे, भजन गाते होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, दुर्गा चालीसा पढ़ते होंगे, तो आपके यहाँ बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भी आपके साथ गाते हैं। और उनसे कहिए तो बहुत तेजी से गाते हैं, और उनसे कहिए कि कहाँ आप पढ़ रहे हो तो ये नहीं बताएंगे। ये सतत अभ्यास के द्वारा होता है। तो बच्चों इस प्रकार आर्थिक विकास के निर्देशक के आधार पर मूल चीज 3 महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला पॉइंट आता है शिक्षा, दूसरा पॉइंट आता है स्वास्थ्य, और तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन स्तर। इन तीनों के विकास के आधार पर आर्थिक विकास के निर्देशक प्रस्तुत किए गए। WDR यानी विश्व विकास रिपोर्ट, WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको दूसरी बात कहें कि यूएनओ के आधार पर, यूएनओ के या WDR के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया कि आर्थिक विकास वह एक प्रक्रिया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के मापदंड को मापा जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक विकास के 4 मापदंड निश्चित किए गए जिसकी हम गणना करेंगे। यह है बच्चों आर्थिक विकास के मापदंड की बात। तो आर्थिक विकास के मापदंड की बात करें
तो सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय में क्या है बच्चों? वृद्धि दर, जिसको कहते हैं ग्रोथ नेशनल इनकम। दूसरा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर। तीसरा जीवन की भौतिक गुणवत्ता। और चौथा है मानव विकास अंक। अब प्रश्न ये उठता होगा कि ये चार ही क्यों आए थे? ये भी प्रश्न जरूरी है बेटा, क्योंकि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ये एक ऐसी है जो व्यक्ति के जीवन स्तर से जुड़ा होता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता और मानव विकास अंक तो ये सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होता है। अगर ये चारों सतत रूप से बढ़ते हैं तो व्यक्ति का विकास तो होता ही है, साथ में देश का भी विकास तेजी से बढ़ता है। ये प्रक्रिया है। अब इसके बाद बेटा हम समझेंगे पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर। पहला पॉइंट से आता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर, तो पहले हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है? जैसा हमने कहा कि राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष की जाती है, प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रति वर्ष की जाती है, विकास की भी गणना प्रति वर्ष की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रति वर्ष चीज वस्तु सेवाओं या देश की कुल उत्पादन में सतत हुई वृद्धि राष्ट्रीय आय कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरा कि राष्ट्रीय आय की अगर हम गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है कुल जनसंख्या गुणे प्रति व्यक्ति आय, जिसको आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि नेशनल इनकम यानी एनआई बराबर होता है टीपी यानी टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या गुणे प्रति व्यक्ति आय। अब इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि राष्ट्रीय आय की गणना करें तो राष्ट्रीय आय टोटल पॉपुलेशन पर निर्भर होता है। अगर इस प्रकार से हम माने तो राष्ट्रीय आय कहते हैं कि जिस देश में राष्ट्रीय आय सतत रूप से वृद्धि हो, उस देश के व्यक्ति का जीवन स्तर तेजी से बढ़ता है, अर्थात वह देश तेजी से विकास करता है। वह देश क्या करता है? तेजी से विकास करता है, क्योंकि जब आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे देशों में जनसंख्या का प्रमाण हमेशा नियंत्रण में रहता है, तब व्यक्ति की आय बढ़ती है, उपभोग खर्च बढ़ता है, जीवन स्तर ऊंचा होता है। दूसरे पढ़ने में जिस देश की राष्ट्रीय आय धीमी गति से बढ़े, उस देश का विकास मध्यम गति से बढ़ता है, यानी मध्यम गति से विकास करता है। मध्यम गति अर्थात यहां राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है, लेकिन जीवन स्तर जितना ऊंचा होना चाहिए उतना ऊंचा होता नहीं है, यानी वो मध्यम गति से विकास करता है। तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण आता है बेटा, बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय स्थगित हो, रुक जाए या न बढ़े, उस देश का विकास रुक जाता है। अर्थात जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में जनसंख्या का प्रमाण अधिक हो जाए तो प्रति व्यक्ति आय और विकास रुक जाता है, जिसे स्थगितता का समय काल कहते हैं। स्थगितता का समय काल कहते हैं। इस समय काल के आधार पर तब यह तुलना किया गया कि विश्व में देश की राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर कितना बढ़ता है। हमारे देशों में इसकी तुलना के आधार पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि विकसित और विकासशील देशों में वृद्धि और विकास क्यों है। इसकी तुलना के आधार पर विश्व के देशों में जो विकसित देश है और विकासशील देश हैं, दोनों देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर दर्शाई गई है। इन तालिकाओं के आधार पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि विकास कौन देश कर रहा है और वृद्धि कौन देश कर रहा है। इसकी तुलना में हम विकास को अधिक महत्व देते हैं। हम तालिका के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट।
तालिका की प्रस्तुतिकरण की बात करें तो जैसे हमने कहा कि जब तुलना करते हैं वृद्धि और विकास के देश, विकसित और विकासशील देशों में, WDR 2014 के अनुसार, WDR 2014 के अनुसार माने विश्व विकास रिपोर्ट 2014 में ये प्रस्तुत किया गया कि कुछ देश जैसे विकसित देश नॉर्वे, अमेरिका, चीन, विकासशील देश श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, इन देशों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में दर्शाई गई है। जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चीन, भारत, पाकिस्तान, बच्चों ध्यान रखिएगा, आंकड़े इसमें बहुत आते हैं, ध्यान देने योग्य होती है। आप थोड़ा सा भी दिमाग कंसंट्रेट करके देखोगे तो अपने आप ये आंकड़े आपको याद हो जाएंगे। जैसे कहते हैं कि 22, 24, 45, 73, 73 और 47, अगर ये शब्द देखें तो एक प्रकार से मोबाइल नंबर है। आपको इसमें बिंदी रखना है। जैसे नॉर्वे में विश्व में 2.2% देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर है। ये बच्चे ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं आपको, नॉर्वे में विश्व में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 2.2% है। अमेरिका में 2.4% है और श्रीलंका में 4.5% है। चीन में 7.3% है, भारत में 7.3% है, पाकिस्तान में 4.7% है। अगर हम तुलना करें वार्षिक वृद्धि दर की, तो जैसे कहते हैं कि हमने आपसे कहा कि विकसित देश की बात करें तो विकसित देश नॉर्वे और अमेरिका की बात करें तो नॉर्वे और अमेरिका से अपने भारत की हम तुलना करते हैं तो लगभग हम 2, 3, 6 यानी हम 3 गुना अधिक हैं। यानी हम राष्ट्रीय आय को पूरे विश्व में जो वृद्धि दर दर्शाते हैं तो बेटा हम 3 गुना अधिक अपनी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर दर्शाते हैं। कितने गुना? 3 गुना। फिर भी नॉर्वे और अमेरिका क्या है? विकसित है। हमारा देश आज भी विकासशील देशों की तुलना करता है। दूसरे करें तो हम चीन, जैसे चीन बगल में चीन है, पॉपुलेशन की दृष्टि से चीन हमसे बहुत आगे है, हम उसकी तुलना में हम वार्षिक वृद्धि दर दर्शाते हैं, उसके समकक्ष दर्शाते हैं, उनका बराबरी करते हैं देश की वार्षिक आय में वृद्धि दर, फिर भी हम डेवलपमेंट में नहीं है। दूसरा कहें तो श्रीलंका में 4.5% है, यानी भारत से कम है, फिर भी हमारी गणना विकसित देशों में नहीं होती। इस प्रकार पाकिस्तान की बात देखें तो पूरे विश्व में 4.7% है और सबसे निचले स्तर की बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत नीचे हैं। हम इसकी तुलना करते हैं तो हम नॉर्वे से लगभग 3 गुना अधिक हैं, अमेरिका से लगभग 2.5 गुना अधिक हैं, फिर भी हम पिछड़ेपन में आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ये चीज़ ऐसी जो ये WDR जो प्रस्तुत किया गया ये आंकड़े, तो इसके आधार पे हम विश्व विकास सम्मेलन में गए। जब विश्व विकास सम्मेलन में हमने हमारे प्रतिनिधित्व ने जब चर्चा उठाई कि भाई हम दूसरे देशों की तुलना में हम अधिक वृद्धि कर रहे हैं राष्ट्रीय आय में, फिर भी ये डेवलपमेंट क्यों, ये भेदभाव क्यों? आपने प्रस्तुत किया है 2014 के आंकड़े, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं हो सकती, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी बात जानने के लिए जब सम्मेलन में चर्चा की गई तो सम्मेलन में पुनर्विचार हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जिस देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि हो, जीवन स्तर ऊंचा हो, तो विकास माना जाता है। दूसरे पॉइंट में मैंने कहा जिस देश का राष्ट्रीय आय कम बढ़े, जनसंख्या अधिक हो, जीवन स्तर नीचा हो, स्थगितता का समय होता है। तो उसी शब्दों पर पुनर्विचार किया गया। विचार करने पर ये पता लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय की गणना करने में कुछ न कुछ कठिनाइयां हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय की मर्यादाएं निश्चित हुई है। जैसा कि बच्चों हमने बताया कि जब हम तालिका की सही अनुसूची में उसका विश्लेषण कर रहे थे तो उसमें तमाम प्रकार की मन में शंकाएं उत्पन्न हुई।
जब विश्व विकास सम्मेलन में ये बात उठाई गई तो उसमें प्रस्तुत हुआ कि राष्ट्रीय आय की मर्यादाएं निश्चित की गई कि कुछ न कुछ गलतियां तो होती ही हैं। अब उन्होंने ये प्रश्न किया कि मर्यादाएं उन्होंने 3 बताई। पहली बात, राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में मुश्किल होती है। उसके आधार पर राष्ट्रीय आय कहते हैं कि राष्ट्रीय आय हमेशा उत्पादन से जुड़ा होता है, चीज वस्तु सेवाओं के उपभोग से जुड़ा होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी हमें दोहरी गणना करनी पड़ती है। कभी हम एक चीज की गणना करते हैं तो पुनः उसकी गणना करना पड़ता है। एक चीज की वस्तु की विक्रय करते हैं, पुनः विक्रय पर उसका खर्च होता है। कर चोरी का धंधा व्यवसाय, एक ही धंधा करते हैं, उस पर अलग अलग राष्ट्रीय आय गिनते हैं। जैसे हम कहें बच्चों कि हम प्रोडक्शन की बात करें तो हम प्रोडक्शन पर गिनते हैं, उसके कच्चे माल पे गिनते हैं, उत्पादित की गई वस्तु पर गिनते हैं, अनेक प्रकार से कर गिनते हैं, जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना होती है और दोहरी गणना के कारण देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और इस प्रकार यह राष्ट्रीय आय सही मापदंड में विकास का मापदंड नहीं माना जाता। दूसरा पॉइंट है कि जैसे कहते हैं जनसंख्या। बच्चों, जैसा कि हमने सूत्र बताया कि राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा कुल जनसंख्या गुणे प्रति व्यक्ति आय पर करते हैं। जनसंख्या एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश के विकास को प्रस्तुत करती है और हमारे यहाँ कुल जनसंख्या गुणे प्रति व्यक्ति आय, तो यानी कुल जनसंख्या यानी वह जनसंख्या जो आय प्राप्त करने वाली जनसंख्या है और बिना आय प्राप्त करने वाली जनसंख्या है, उन सभी से प्रति व्यक्ति आय तो नहीं मिलती। विश्व के कोई भी देश ऐसा नहीं है जो 100% वहां की प्रति व्यक्ति आय मिलती हो, हर बच्चा कमाता हो, हर जनसंख्या कमाती हो, ऐसा संभव नहीं है। कहते हैं कि जनसंख्या हमेशा राष्ट्रीय आय की तुलना में हमेशा कम होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या यदि कम होता है तो वह विकास करता है। यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या का प्रमाण अधिक हो तो वह देश विकास नहीं करता, क्योंकि वो जितनी भी आय प्राप्त कर देगा, जितनी भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, उसके जीवन के सुख सुविधा के लिए अधिक से अधिक उसका उपयोग होगा और जैसे जैसे उपयोग होगा तो राष्ट्रीय आय का प्रमाण निरंतर घटता जाएगा, तो देश विकास नहीं करेगा। इसलिए इसका सही मापदंड नहीं होता है। तीसरा, जो राष्ट्रीय आय की तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या आती है मर्यादा राष्ट्रीय आय की गणना करने की पद्धति है। विश्व के सभी देशों में गणना करने की अलग अलग पद्धतियां होती है। राष्ट्रीय आय गणना करने की मुख्य 3 पद्धतियां हैं: उत्पादन की पद्धति, खर्च की पद्धति और आय की पद्धति। जैसा कि ये कहा जाता है, खर्च और आय की पद्धति और उत्पादन की पद्धति विश्व के अलग देशों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसा कि बच्चे ध्यान रखिएगा, उत्पादन से की गई राष्ट्रीय आय की गणना, खर्च की गई राष्ट्रीय आय की गणना और आय से की गई राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा असमान होती है, अलग अलग होती है। हर देश अपने विकास के लिए अधिक से अधिक राष्ट्रीय आय को महत्व देता है, इसलिए यह भी सही मापदंड नहीं है। अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर आर्थिक विकास का विश्वसनीय मापदंड नहीं माना जाता। यहीं पर बच्चे ये राष्ट्रीय आय का पॉइंट समाप्त होता है। अब दूसरा जो निर्देशक है वह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय दूसरा निर्देशक है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय अर्थात देश की प्रति व्यक्ति आय में निरंतर हुई वृद्धि देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का एक विश्वसनीय मापदंड माना जाता है। इसको अगर हम जानकारी करें तो कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ये सूत्र है
बच्चों, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, इस प्रकार यह सूत्र निकाला जाता है। हम प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय जिस देश के विकास में सतत बढ़ता है वह देश तेजी से विकास करता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति के जीवन स्तर से जुड़ा होता है। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के विद्वानों के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है उस देश का विकास तेजी से बढ़ता है, उसका जीवन स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति यानी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो उस देश के व्यक्ति का जीवन स्तर तेजी से ऊंचा होता है, अर्थात वह देश तेजी से विकास करता है, ऐसा एक मानना है विश्व विकास रिपोर्ट के आधार पर। दूसरा, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय धीमी गति से बढ़े तो उस व्यक्ति का जीवन स्तर मध्यम गति से बढ़ता है, तो विकास भी मध्यम गति से होता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय स्थगित हो या स्थिर हो उस देश का विकास स्थगित माना जाता है। इसी समय को स्थगितता का समय काल कहते हैं, स्थगितता का समय काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कई देश के अर्थशास्त्री और विद्वानों ने यह माना है कि जैसे जैसे विकास बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो तमाम प्रकार के भौतिक साधन, अभौतिक साधन और भौतिक सुख सुविधा का मापदंड माना जाता है। जितना तेजी से प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है उपभोग भी उतना तेजी से बढ़ता है, जिससे व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा माना जाता है। उदाहरण के रूप में बच्चे जैसे मान लो कि व्यक्ति आय अधिक कमाता है तो निश्चित है वो खर्च भी अधिक करेगा, जब खर्च करेगा तो नित्य नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। इसी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय भी हर देश की तुलना की जा सकती है वृद्धि और विकास के रूप में, ये दोनों दर्शाता है। उसके आधार पर कुछ देशों के अंतर्गत विकसित देश और विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर दर्शाई गई है, जिसकी हम जानकारी तालिका के आधार पर करेंगे। तालिका के अंतर्गत प्रस्तुत किया है WDR विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार निम्नलिखित देश की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर दर्शाई गई। एक बच्चों एक बार बता दें कि पूरे विश्व की जब तुलना की जाती है आय की तो हमेशा वो US डॉलर में किया जाता है, यानी अमेरिका डॉलर में किया जाता है। अमेरिकन डॉलर में ही उसकी गणना की जा सकती है। विकसित देशों की बात करें तो नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये 6 देश की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर दर्शाई गई है जो निम्नलिखित है। जैसा कि आपने देखा, नॉर्वे में $64,992 है, जिसकी वृद्धि दर 1.1% है। कितने परसेंट है बेटा? 1.1% है। जबकि अमेरिका में $52,947 है, उसकी वृद्धि दर 1.6% है। तीसरे नंबर पर श्रीलंका है, $9,779 है, $9,779 है, जिसकी वृद्धि दर 3.5% है। चीन की बात करें $12,547 है और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 6.7% है, यानी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। 5वें नंबर पर भारत आता है, जब $5,497 प्रति व्यक्ति आय है, जिसकी वृद्धि दर 6.0% है। पाकिस्तान $4,866 है और जिसकी वृद्धि दर 2.6% है। अगर हम इसकी तुलना करते हैं, आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये तुलना करते हैं, जैसे नॉर्वे हुआ, अमेरिका हुआ, चीन हुआ, ये तीनों विकसित देशों के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी हम तुलना अगर हम नॉर्वे से अमेरिका की तुलना करें
नॉर्वे से भारत की तुलना करें, इंडिया की तुलना करें तो $64,992 है, जिसकी तुलना में $5,497 भारत में है। यानी 11 से 12 गुना उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। कितने गुना है बेटा, 11 से 12 गुना उसकी प्रति व्यक्ति आय कम है। अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो निश्चित है प्रति व्यक्ति आय में के कारण जीवन स्तर उतना नीचा है। दूसरे बात में करें, अगर हम अमेरिका से तुलना करते हैं तो अमेरिका से भारत लगभग 10 गुना पीछे है, अर्थात $52,947 अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय है और भारत की $5,497 है। श्रीलंका से तुलना करें तो लगभग श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय और 2 गुना है, $9,779 है, और चीन की लगभग 2 गुना से अधिक है, $12,547 है। पाकिस्तान में $4,866 है, यानी हमसे भी नीचे वहाँ की प्रति व्यक्ति आय है, जीवन स्तर वहाँ का नीचा है। स्पष्ट ये प्रश्न ये प्रति व्यक्ति आय का होता है बेटा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे बढ़ती है हम देखते हैं कि वृद्धि दर उसी अनुपात में विपरीत दिशा में जा रही है। हमारे अगर हम ऐसे बात करें तो नॉर्वे की 1.1% है, नॉर्वे में 1.1% वृद्धि है, और जबकि उसकी तुलना में भारत 6.0% वृद्धि है। नॉर्वे में 1.1% की वृद्धि है और जबकि भारत में 6.0% की वृद्धि है, अर्थात 5% की अधिक वृद्धि है। जब 5% की अधिक वृद्धि है और नॉर्वे लगभग विकसित देशों की गणना में आता है और भारत विकासशील देशों की गणना में। दूसरे अगर हम अमेरिका की तुलना करें तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 1.6% की वृद्धि होती है और भारत की 6.0, यानी हम कहें तो लगभग ये भी 4.6 या 4.5 की गुणा वृद्धि होती है। यानी हम तेजी से क्या कर रहे हैं, इसका हम प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन हमारा विकास, हमारा देश आज भी वही स्थिति पे है, हम वृद्धि नहीं कर पा रहे। श्रीलंका की बात करें 3.5, श्रीलंका के बाद चीन की बात करें तो 6.7%। ये तेजी से बढ़ रहा है, अब विकास बढ़ रहा है। तो भारत में 6.0% वृद्धि होने के बावजूद भी भारत का जीवन स्तर निरंतर घटता है। विश्व विकास रिपोर्ट में या विश्व विकास सम्मेलन में यह प्रस्तुत होता है कि यह ऐसा क्यों हुआ। तो उसमें अनेक प्रकार की प्रति व्यक्ति आय की पुनः विचारणा हुई, गणना हुई। उसमें बहुत सारे मर्यादाएं निश्चित की गई थी। प्रति व्यक्ति आय की मर्यादाएं, प्रति व्यक्ति आय की मर्यादाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले है प्रति व्यक्ति आय, यह एक सिर्फ अनुमान को दर्शाता है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने की परेशानी होती है। तीसरा, यह सिर्फ औसत को दर्शाता है। चौथा, तुलना करने की परेशानी। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण आय देता है कि वो भ्रम करता है। वह क्या करता है, भ्रमित करता है। तो सिर्फ अनुमान की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये प्रतिवर्ष इसकी गणना होती है। इससे संबंधित जो चीज जुड़ी होती है, जैसे कि जनसंख्या, चाहे वो राष्ट्रीय आय की गणना करें चाहे प्रति व्यक्ति आय की गणना करें, जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या प्रति 10 वर्षों में गिनी जाती है। जब प्रति 10 वर्षों में गिनी जाती है तो जनसंख्या निरंतर बढ़ती है। यानी इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वह एक अनुमानित आय है, एक निश्चित आय है। वो परफेक्ट आय मानी नहीं जाती, क्योंकि जिसकी गणना हम प्रतिवर्ष करते हैं और जिससे हम उसकी गणना करते हैं वह प्रति 10 वर्षों में गिनी जाती है। इसलिए यह सिर्फ अनुमान है
और सिर्फ अनुमान के आधार पर विकास हो, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए प्रति व्यक्ति आय विकास का सही मापदंड नहीं माना जाता। दूसरा पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने की परेशानी। प्रति व्यक्ति आय की गणना करने की परेशानी की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय कुल जनसंख्या और कुल राष्ट्रीय आय के आधार पर मानी जाती है। लेकिन जब इसकी हम गणना करते हैं तो वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, यह किस पर गिनी जाए? एक स्थिर भाव पर गिना जाता है, एक चालू वर्ष के भाव पर गिना जाता है। जो दोनों से एक निश्चित प्रति व्यक्ति आय मिले, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए विकास का सही मापदंड नहीं माना जाता। तीसरा पॉइंट है, यह एक औसत को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है? औसत को दर्शाता है। कहते हैं ना कि आपने पढ़ा होगा कि कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, और एक औसत एक ऐसा है जो एक अनुमान माना जाता है, एवरेज माना जाता है। एवरेज के आधार पर विकास संभव नहीं है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो एक औसत से विकास हो, ऐसा संभव नहीं होता है। चौथा पॉइंट आता है तुलना करने की परेशानी। विश्व के सभी देश प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की गणना अलग अलग प्रकार से करते हैं। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की गणना अलग अलग प्रकार से करते हैं। कहते हैं मुख्य 3 रूप से माना जाता है, उत्पादन की पद्धति, आय की पद्धति और खर्च की पद्धति। तीनों पद्धति से प्रति व्यक्ति आय क्या हो, तीनों असमान होते हैं। तीनों असमान होते हैं, जिसके कारण विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, बन के जाती। जैसे कि राष्ट्रीय आय करने की उत्पादन से, आय खर्च से, उसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय तुलना करने की परेशानी होती है कि हर देश की आय अलग अलग मुद्राओं में होती है, जिसके आधार पर हर देश की मुद्रा उस देश की मुद्रा के रूप में जानी जाती है। लेकिन हम अगर विश्व में तुलना करते हैं वैश्विक मुद्रा के रूप में, तो वह अमेरिकी डॉलर में होती है, और जिसका मापदंड अलग अलग होता है। इसलिए गणना करने की भी परेशानी होती है। आय बढ़ने के साथ साथ आय का प्रमाण घटता है, इसलिए विश्वसनीय मापदंड नहीं होता है। लास्ट पॉइंट आता है भ्रमित निर्देशक। प्रति व्यक्ति आय एक भ्रमित निर्देशक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जैसे गणना करते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, जब कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या नहीं कमाती, और कुल जनसंख्या नहीं कमाती तो कुल राष्ट्रीय आय भी प्राप्त नहीं होती, और कुल राष्ट्रीय आय प्राप्त नहीं होती है तो प्रति व्यक्ति आय भी सही नहीं माना जाता। हर व्यक्ति नहीं कमाता। उपरोक्त निर्देशकों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय भी सही मापदंड आर्थिक विकास का नहीं माना जाता। थैंक यू बेटा, ये पॉइंट यहीं पर समाप्त होता है। आर्थिक विकास के निर्देशक में 2 पॉइंट, जैसा आपने राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर पूरा हुआ। अब अगले लेक्चर में हम जीवन की भौतिक गुणवत्ता और मानव विकास की चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।